100% अगर आप ऐसी चीज़ों को फॉलो करेंगे ना तो आप बहुत आसानी से गैट एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे। बट मेरे पास डॉक्यूमेंट्स भी पड़े हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। इफ़ यू वांट मुझे ईमेल कर दें एंड आई सेंड यू दोज डॉक्यूमेंट। एक टिप देना चाहूँगी जो मैंने गलती की थी एक एग्ज़ाम में। तो हेलो एंड इसी टाइम रोना था बच्चों को। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वी ऑल आर डूइंग गुड एंड फाइन ओवर हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वीडियो के टाइटल से आपको पता चल ही चुका होगा कि व्हाट आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट टुडे, बिकॉज मुझे कमेंट्स में एक दो लोगों ने बोला था कि इस पे आपने वीडियो लाजमी बनानी है। सो आई थॉट व्हाई नॉट। तो आज मैं बैठी हूँ टू टेल यू ऑल हाउ यू कैन क्रैक योर गैट एग्जामिनेशन इन ऑर्डर टू सिक्योर योर सीट इन नस्ट इन देयर मास्टर्स प्रोग्राम। अगर तुम लोग को लगता है ना तुम लोगों के आलसीपन से तुम लोगों के एग्जाम क्रैक हो जाएंगे, तो इस तरह नहीं होता, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं खुद भी बहुत बड़ी आलसी हूँ लेकिन मैंने मेहनत की थी, ठीक है। तो टाइम ज़ाया किए बगैर ना आई जस्ट कम अप इनटू योर टिप्स एंड ट्रिक्स। तो टिप नंबर 1 इज़ सुस्तियाँ ना करो, जाके पढ़ने बैठो, ठीक है। यहाँ वहाँ की ना लोफर गर्दियाँ करोगे या सुस्तियाँ करोगे तो कोई नहीं पास होना कोई एग्ज़ाम। सबसे बड़ी सुस्त मैं ही हूँ। Anyways, kidding. Let's hop into the GAT examination step by step. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि नस्ट कौन सा एग्जाम कंसिडर करता है in order to get into their master's program. So there are two types of GAT exam. एक GAT subject होता है and एक GAT general होता है। GAT सब्जेक्ट के अंदर आपने जो अपनी डिग्री पढ़ी होती है उसके अंदर के जो तमाम सेमेस्टर्स में जो तमाम कोर्सेज होते हैं उनमें से क्वेश्चंस आते हैं। एंड जो GAT आपका जनरल होता है उसमें जनरल क्वेश्चंस आते हैं जो आपके जिसमें वर्बल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं। ऑन दिस बेसिस आई थिंक दिस इज़ अ वेरी प्लस पॉइंट, क्योंकि आपको अपनी पूरी की पूरी डिग्री गो थ्रू नहीं करनी पड़ती, आपको सिर्फ जो है ना टू द पॉइंट स्टडी करनी पड़ती है फॉर दिस बेसिक एग्जामिनेशन। सो पॉइंट नंबर 1 टू मेक श्योर इज़ कि आपने गैट जनरल देना है, गैट सब्जेक्ट नहीं देना, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि हाउ टू गेट इनटू गैट जनरल। सबसे पहले आपने क्या करना है कि टाइप ऑन गूगल गैट जनरल का ना स्केड्यूल क्या है। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्या स्केड्यूल है एंड आने वाले मंथ्स में कब आपका एग्जाम आ रहा है, बिकॉज गैट सब्जेक्ट का एग्जाम हर 2 मंथ्स के बाद आता है। अभी मैं देख रही तो आई थिंक एक जनवरी में था, एक आई गेस मार्च में था, एक आपका जो फर्दर आने हैं एक जुलाई में आएगा, एक सितंबर में आएगा एंड एक नवंबर में आएगा। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको अपनी ना प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है एंड आपको पढ़ने बैठना है, ठीक है। पढ़ने बैठ जाना यार, वरना ऐसे नहीं होता क्रैक एग्जाम। स्केड्यूल आपको पता चल गया। टाइम मैं आपको बता देती हूँ। गैट एग्जाम के लिए ना आपको दिए जाते हैं 1.5 आवर। इसके अंदर आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, जिनकी सेपरेशन भी मैं आपको बता देती हूँ। इस तरह उन्होंने सेग्रीगेट किए होते हैं सब्जेक्ट वाइज या कोर्सेज वाइज क्वेश्चंस को। मैं तो थी इंजीनियरिंग स्टूडेंट, मैंने जो अपना गैट कैटेगरी मेरी बनी थी वो कैटेगरी ए बनी थी। आपको देखना पड़ेगा कि आपकी गैट एग्जामिनेशन की कैटेगरी क्या बनेगी, बिकॉज कैटेगरीज डिफर। अगर आप जूलॉजी या बॉटनी के स्टूडेंट हैं तो आपकी पता नहीं कैटेगरी सी बनेगी, अगर आप इस्लामिक स्टडीज़ के हैं तो आपकी आई थिंक कैटेगरी डी बनेगी। इस तरह करके उन्होंने ना सेपरेट आउट किया होता है। तो मेरी ना बिजनेस स्टूडेंट्स एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए कैटेगरी नंबर ए बनती है। कैटेगरी ए के मुताबिक आपके जो वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं ये 35 आते हैं। आपके मैथ्स या क्वांटिटेटिव रीजनिंग के क्वेश्चंस जो होते हैं वो भी 35 आते हैं एंड एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ 30 आते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि इन क्वेश्चंस में क्या है और आप लोगों ने प्रिपरेशन कैसे करनी है। ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी, बहुत टू द पॉइंट वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, समझ आ रही है? चलो सब्सक्राइब करो। बात कर लेते हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग की, क्योंकि उसके अंदर मैथ्स है एंड मैथ्स इज माय सब्जेक्ट, ठीक है। ये टोटली मैथ्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अब इसमें मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताऊंगी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। इनको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि इन टॉपिक्स के अंदर सॉलिड 12 से 13 क्वेश्चंस लाजमी आते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी के ऊपर बहुत अच्छे से ग्रिप करनी है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के अंदर आपके किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं? एक कॉइन टॉस आते हैं, पेयर ऑफ कॉइन्स आते हैं, ठीक है। आप अगर आपने पेयर ऑफ कॉइन्स को थ्रो किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी वेरी करती है, वो कैसे आएगी? डेक ऑफ कार्ड्स, ठीक है। कार्ड्स के जो डेक होते हैं उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्ड्स होते हैं, हर कार्ड 12 होते हैं एंड उनकी प्रोबेबिलिटी एंड टोटल की प्रोबेबिलिटी जो भी होती है उसके रिलेटेड आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फिर आपके आगे कलर्ड बॉल्स, ठीक है। कलर्ड बॉल्स अगर आपने एक बैग में डाले हैं तो अगर 3 रेड बॉल्स हैं 2 ब्लू बॉल्स हैं तो रेड की क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी? डाइस के क्वेश्चन कि अगर एक डाइस में रोल किया उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या पेयर
ऑफ डाइस मैंने रोल किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी आ गया। नेक्स्ट आप लोगों ने लाजमी करना है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, बिकॉज जब मैं भी प्रेप कर रही थी तो ये ज़रा मुश्किल मुझे लग रहा था, बट अगर आपकी अच्छी से ग्रिप बन जाती तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि इसके सॉलिड क्वेश्चंस आते हैं एंड रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। सही हो गया। उसके बाद आपने करना है परसेंटेज के क्वेश्चंस। परसेंटेज के क्वेश्चंस ना आपके अब उसके अंदर काफ़ी वाइड कैटेगरी आती है। या तो आपको जनरल क्वेश्चंस देंगे कि आपने क्या करना है, व्हाट इज़ द परसेंटेज, व्हाट इज़ 20% ऑफ 100, इस तरह के बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। या तो परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज। उसके बाद फर्दर मैथ्स के अंदर क्या आएगा, मैथ्स के अंदर आएगा आपकी ज़कात के क्वेश्चन, ये लाजमी आता है। एक सवाल आएगा ज़कात से रिलेटेड या दो, लाजमी आएगा, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, ये आप आसानी से कर लेना, ठीक है। उसके बाद आएंगे आपके फाइनेंशियल मैथ्स, जो मैंने अभी जिक्र करी थी, आपका परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज, योर प्रॉफिट, जो भी होता है प्रॉफिट लॉस, क्योंकि ये चीज़ें मेरे बस की नहीं थी इसीलिए मुझे ना वो है, लेकिन परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज ये वाले क्वेश्चंस लाजमी आएंगे। फिर आ जाएगा आपका अलजेब्रा, ठीक है। अलजेब्रा कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं आता, फैक्टराइजेशन कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं आती, बहुत साफ सुथरे सवाल आपको दिए जाते हैं, कुछ मुश्किल नहीं होता उसमें। तो अलजेब्रा की ना बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ऊपर से कवर कर लेना उसको, ठीक है। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट है ना वो आपका आ गया एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक हो गया। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके सॉलिड ये जो टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ ये सारे टॉपिक्स आपने करने हैं। क्यों? क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस लाजमी आते हैं, इसमें कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसमें से सवाल ना आता हो, ठीक है। एरिया एंड वॉल्यूम के आपने क्वेश्चंस कर लेते, सिलेंडर कर लेना है, और इनके जो सारे फार्मूलाज एंड सब चीज़ें आपने कवर कर ली हैं। क्योंकि मुझे 1 साल हो चुका है, मैंने गैट एग्जाम दिया, इसलिए मैं ना थोड़ा सा भूल रही हूँ, लेकिन आप लोगों ने इन चीज़ों को कवर कर लेना है। उसके अंदर आपके थोड़ा बहुत ना टच होता है, मैट्रिसेस भी होता है, उसके 1 से 2 सवाल होते हैं, ज़्यादा नहीं होते, एंड वो भी बहुत ज़्यादा बेसिक्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ज्योमेट्री भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपका सर्कल्स कवर होते हैं, ट्राइंगल्स, स्क्वायर, पैरेललोग्राम। अब इन सब के ना एक तो एंगल्स आपको आने चाहिए, ठीक है। इसके एंगल्स को क्या कहेंगे, इसके एंगल को क्या कहेंगे, कॉर्ड क्या होता है, आर्क क्या होता है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये सारे ना ऊपर की बहुत बचकाना मैथ्स जो कि शायद ग्रेड 7 या ग्रेड 8 के बच्चे करते होंगे, ये वाली मैथ्स जो है ना आपने बहुत आसानी से कर लेनी है। अच्छा, मैथ्स के जो क्वेश्चन है ना वो टोटल आते हैं 35, ठीक है, जिसमें से आपका जो अरिथमेटिक का पोर्शन होता है वो आता है, उसमें से आते हैं सिर्फ और सिर्फ 12 क्वेश्चंस। ज्योमेट्री में से आपके सॉलिड 6 क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद अलजेब्रा में से भी 12 सवाल आते हैं, और प्रोबेबिलिटी से आते हैं आपके 5 सवाल। सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी के टॉपिक से 5 सवाल आते हैं, एंड वो बहुत आसान होते हैं। कसम से मैं मजाक नहीं कर रही है, मैं हाथ चढ़ा के नहीं बता रही, बट वाकई में ऑल ऑफ द क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल एंड वेरी इजीली हो जाती हैं सारे सवाल, ठीक है। मैथ्स का पोर्शन यहाँ पे हो गया ख़त्म। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश। यार इंग्लिश की जो तैयारी होती है ना वो हम तो मैट्रिक में भी नहीं करते थे, FSC में भी नहीं करते थे, यूनिवर्सिटी में बस एक ही कोर्स था, तो इंग्लिश की क्या ही तैयारी करें। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम लोगों को लगता है ना कि एम से ही हो जाना, एग्जाम सो के उठेंगे तो एग्जाम दे आएंगे हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होता, थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ती है, ठीक है। अब इंग्लिश के पोर्शन में आते हैं, तो सबसे पहले आपकी आती है वोकैबुलरी, उसके होते हैं 9 सवाल। वोकैबुलरी में आपका क्या आता है, प्रीफिक्सेस आते हैं, सफिक्सेस आते हैं, ठीक है। इस वर्ड के पहले क्या पॉसिबिलिटी है, क्या आएगा, इस वर्ड के बाद पॉसिबिलिटी है, क्या आएगा, ठीक है। ये आपके सफिक्सेस प्रीफिक्सेस। अब ये जो चीज़ें ना, ये टॉपिक्स वो टॉपिक्स हैं जो मैंने सिलेबस में से ना निकाले हैं, जो इम्पॉर्टेंट है। आप जब गैट की ओरिजिनल वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो सारा का सारा सिलेबस है उन लोगों ने वहाँ पे लिखा हुआ होता है, एंड वो सारी चीज़ें आपने कवर करनी है, ठीक है। ये तो वो चीज़ें मैंने एक्सट्रैक्ट की हैं जो वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। बाद आ जाता है आपका ग्रामर में से आते हैं 14 सवाल, ठीक है। उसमें आपका आ जाता है नाउन क्या हो गया, प्रोनाउन, वर्ब, ये सारी ना ऊपर का लटरम बटरम आ जाता है, ठीक हो गया। देन कम्स कॉम्प्रिहेंशन। अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि यार कॉम्प्रिहेंशन क्या, हम मैट्रिक FSC में करते थे, कॉम्प्रिहेंशन तो सबसे ज़्यादा आसान होता था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे पैराग्राफ निकाल के ये देते हैं ना कि बंदा शक्ल देखता रह जाता है कि यार ये है क्या, ठीक है। इफ़ यू थिंक कि कॉम्प्रिहेंशन बहुत आसान है तो कॉम्प्रिहेंशन बिल्कुल भी आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी वर्डिंग्स इतनी डिफ़िकल्ट होती है एंड इतनी लंबी होती है कि कभी कभी प्रोनाउंस भी नहीं कर सकता बंदा कि इसको बोलते कैसे हैं, ठीक है। अब कॉम्प्रिहेंशन आप लोगों ने ना बहुत अच्छे से 2 दफ़ा रीड आउट करना है। बहुत लंबे पैराग्राफ्स ही देते, इतना सा एक पैराग्राफ होगा वो लोग लिख लेते हैं। अजान होती है उसके बाद बात करते हैं। ओके
तो हम लोग बात कर रहे थे कि कॉम्प्रिहेंशन आप लोगों ने क्या करना है कि आपने कॉम्प्रिहेंशन को 2 दफ़ा अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि उससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं ना वो इस तरह के आते हैं कि इसका टाइटल सजेस्ट करें, इसका मेन आइडिया क्या था, किस टाइप का पैसेज था, ये क्या मैसेज देता है। और मैं उस टाइम से बोली जा रही हूँ एंड मेरी रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई। तो मैं बात कर रही थी कॉम्प्रिहेंशन की। कॉम्प्रिहेंशन में प्लीज़ ये एक्सपेक्ट मत करना कि क्वेश्चंस इस तरह के आएंगे कि चौथी लाइन में ऑथर ने क्या बोला, तीसरी लाइन में ऑथर ने क्या बोला, इस तरह के सवाल नहीं आते, ठीक है। थोड़ा सा लेवल एडवांस हो जाता है अगर आप इंग्लिश की बात करें। बट इफ़ यू टॉक अबाउट मैथ्स, तो मैथ्स में ना बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ग्राउंड लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, इतना डीप डिग डाउन नहीं करते वो। यू टॉक अबाउट एनालिटिकल रीजनिंग, क्वेश्चंस होंगे 30। अब क्वेश्चंस होते किस टाइप के हैं? ये होते हैं क्रिटिकल थिंकिंग के सवाल, लॉजिकल सवाल, ठीक है। इसमें आपकी ना इसमें आपको जज इस तरह किया जाता है कि हाउ फास्ट योर ब्रेन वर्क्स। तो क्वेश्चंस इस तरह के होते हैं कि वो आपको पहले कंडीशंस बताते हैं कुछ। फॉर एग्जांपल मैं अगर एक वैन की बात करूं तो वो ये बताएंगे कि वैन में ना 4 सीट्स लगी हुई हैं एंड 4 तरह के कलर्स हैं, वो इन सीट्स पे बैठना चाह रहे हैं, ठीक हो गया। 4 कलर्स हैं एंड वो उन 4 सीट्स पे बैठना चाह रहे हैं। अब वो ये कंडीशंस बताएगा, जो रेड कलर है वो फर्स्ट सीट पे नहीं बैठेगा, ब्लू कलर है वो मिड में नहीं बैठेगा, ब्लैक कलर है वो एंड पे नहीं बैठेगा, और जो येलो कलर है वो सेकंड पे नहीं बैठेगा। इस तरह की कंडीशंस आपको दे देंगे एंड उन कंडीशंस के अकॉर्डिंगली वो आपसे क्वेश्चन करेंगे। अब आप लोगों ने इसको किस तरह से सॉल्व करना है कि आप लोगों ने सबसे पहले उन कंडीशंस को ना शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना साइड पे कि यहाँ पे ना ये इस कलर ने यहाँ नहीं बैठना, इस कलर ने यहाँ नहीं बैठना, इसने यहाँ नहीं बैठना, इसने यहाँ नहीं बैठना। अब जो क्वेश्चंस उसके अकॉर्डिंग होंगे ना वो आपके लिए सॉल्व करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे। ये मैंने आपको दिए एक क्वेश्चन की एग्जाम्पल। इस तरह के कहीं ज़्यादा जो है ना क्वेश्चंस होते हैं जो मैं आपको अगर बताऊं तो आपको ऑनलाइन बहुत ईजिली अवेलेबल होंगे। अब मैंने डिस्कस ये तो कर लिया कि आपके जो है एग्ज़ाम में कौन से पोर्शन में कैसे क्वेश्चंस होंगे। अब बात करते हैं कि आपने प्रिपरेशन कैसे करनी है। प्रिपरेशन जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, आई कैन अश्योर यू कि 100% अगर आप ऐसी चीज़ों को फॉलो करेंगे ना तो आप बहुत आसानी से गैट एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे। सबसे पहले कि आप लोगों ने देखना है कि नेक्स्ट गैट एग्ज़ाम आ कब रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। अगर आपको लगता है प्रेप ठीक नहीं है, मैं फिर भी कहूँगी कि एग्ज़ाम देने चले जाना। इससे क्या होगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि यार इस तरह के एग्ज़ाम्स आते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि किसी एकेडमी में पैसे ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम लोगों को लगता है कि ऑनलाइन एक बुक बिक रही है 5000 की, या किसी ने मुझे बोला यार मैं तुम्हें पर्सनल क्लासेस दे देता हूँ, मुझे ना 10,000 दे दो, या कोई कहते हैं यार हमारी एक एकेडमी ज्वाइन कर लें 30,000 फ़ी दे दो, नो, इन चीज़ों में आपने बिल्कुल भी पैसे नहीं लगाने। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें बहुत फालतू होती हैं। ये आपको वही चीज़ें पढ़ाएंगे जो आपको ऑनलाइन बहुत रेडिली अवेलेबल है। मैंने भी एक पेज को अप्रोच किया था, उनका नाम नहीं मैं लूँगी बिकॉज यूट्यूब के ऊपर दे आर वेरी पॉपुलर, ठीक है। उनको मैंने जब अप्रोच किया, दे सेड मी द ऑडेसिटी दैट दे सेड मी कि यार आप ऐसा करो, ये 35,000 मुझे दे दो। एंड आई वॉज थिंकिंग वाई शुड आई पे हिम 35,000 फॉर द इंफॉर्मेशन दैट आई ऑलरेडी हैव ऑन इंटरनेट पे हर टॉपिक मौजूद है, हर टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चंस मौजूद है, तो मैं यार इसको पैसे क्यों दूँ। आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है कि आपने फॉर एग्जांपल मैथ्स का एक टॉपिक है ज्योमेट्री में आपके पास आ गया सर्कल्स, आपने सर्च कर लेना है सर्कल्स एंड उसके अकॉर्डिंग आपने उसके सारे फॉर्मूलाज याद कर लेने एंड उसके बेसिक क्वेश्चंस, मैं बार बार बोलूँगी बेसिक तैयारी करके जानी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाना मैथ्स में स्पेशली। अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेजेस, प्रोबेबिलिटी, जिस तरह मैंने पहले कहा था, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपने लाजमी करने हैं एंड इनमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। दूसरी बात ये कि आप ऑनलाइन सर्च करना कि गैट एग्जामिनेशन के पास्ट क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीटेड आते हैं एंड वो हर एग्ज़ाम में रिपीट होते ही होते हैं एंड दिस इज़ वेरी कॉमन इन पाकिस्तान कि हर एग्ज़ाम रिपीटेड आता है, ठीक है। इससे क्या होगा कि अगर आपको एक आइडिया होगा हाँ मैंने ये पास्ट क्वेश्चन देखा था, तो आपका टाइम उसमें बच जाता है, ठीक है। और तीसरी चीज़ इस तरह है कि आपने यूट्यूब एंड इंटरनेट आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। मैं कहती हूँ हर तरह की इन्फॉर्मेशन भरी पड़ी हुई है, हर बंदा ये टॉपिक्स पढ़ा रहा है एंड हर इन्फॉर्मेशन जो है ना वो इंटरनेट पे मौजूद है। गो एंड टाइप एंड आपको उसके रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। फॉर्मूलाज याद करके जाना, किस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करने हैं प्रैक्टिस करके जाना। अगर तुम लोगों को लगता है कि यार आज मैं सो जाऊँ कल दे दूंगी एग्जाम, तो इस तरह नहीं होगा, सॉरी। इन सुस्तियों से ना एग्जाम नहीं क्लियर होते, थोड़ी मेहनत लगती है, थोड़ी मेहनत कर लेना क्रैक हो जाएगा,
ठीक है। लास्ट आपको एक टिप देना चाहूँगी जो मैंने गलती की थी एक एग्ज़ाम में। मेरा जो नवंबर वाला एग्ज़ाम था उसमें मेरा स्कोर था 64 एंड मेरा स्कोर इसीलिए कम था क्योंकि मैंने प्रेप भी सही नहीं की हुई थी, और दूसरा मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने मैथ्स का पोर्शन सबसे पहले किया था। मैथ्स का पोर्शन आपने सबसे पहले नहीं करना क्योंकि मैथ्स बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। आपके जो दो पोर्शंस है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, जो आपके मैथ्स का पोर्शन एंड एनालिटिकल रीजनिंग दोनों बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले वर्बल रीजनिंग को सॉल्व करना है, उसके बाद मैथ्स को सॉल्व करना है एंड उसके बाद आपने आराम सुकून से जो है ना वो एनालिटिकल रीजनिंग को सॉल्व करना है, क्योंकि उसमें दिमाग बहुत ज़्यादा लगता है। एनालिटिकल रीजनिंग में यू एक्चुअली नीड टू थिंक, क्योंकि मैथ्स में आपको पता होगा फॉर्मूलाज होंगे, आप सॉल्व करते जाओगे एंड वो आपसे ना होते जाएंगे, बट एनालिटिकल रीजनिंग में you have to literally think and you have to think according to the conditions that are given, right? तो ये आप लोगों ने करना है। इस तरह ना आप लोगों ने अपनी बहुत बेसिक प्रेप करनी है, ठीक है। मैं बार बार बोल रही हूँ किसी टॉपिक के इन डेप्थ नहीं जाना। जब मेरी बारी थी तो मैंने एंगल्स का अगर एक टॉपिक था, मैं एंगल्स को ना सॉल्व करने बैठ गई थी कि एंगल्स को सॉल्व कैसे करते हैं। इस तरह के सवाल बिल्कुल भी नहीं आते, बहुत बेसिक सवाल आते हैं। 2 एंगल्स दिए होंगे, तीसरा नहीं दिया होगा, ये तो हर कोई बच्चा, मैं कहती हूँ 7-8 का बच्चा भी सॉल्व कर लेता है। तो इस तरह के सवाल करके जाना, सही हो गया। अच्छा, लास्टली मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि मेरे पास ना कुछ डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं जो इफ़ यू वांट मैं आपको यहाँ पे ईमेल जो है ना मेंशन कर देती हूँ। आप मुझे यहाँ पे इस ईमेल पे मेल करो एंड मैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको भेज दूँगी, ठीक है। फजूल ईमेल ना करना यार, मेरा टाइम ज़ाया ना करना प्लीज़। सो गुड लक टू यू ऑल। अगर आपको फिर भी मेरी कोई हेल्प चाहिए हो तो मैंने जो ईमेल आपको बताई है उसमें मुझे मेल कर देना, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगी एंड आई वुड लव टू हेल्प यू ऑल। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। स्टिल अगर कोई सवाल है या तो कमेंट बॉक्स में लिख देना या मुझे ईमेल कर देना। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।